अभी तक हमने थोड़ा बहुत इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लाइक स्टार्ट कैसे हुआ, कमेटी कैसे बनी, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने प्रियम्बल के बारे में पढ़ा था। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब संविधान बन रहा था तो लगभग 60 देशों के संविधान पे प्रॉपरली रिसर्च हुआ था। फिर जहाँ के जो नियम हमें अच्छे लगे हमने उसे वहाँ से पिक किया, उठाया। इसलिए हमारे संविधान को एक तरीके से बारोड कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। मतलब लिया गया, दूसरे देशों से लिया गया संविधान, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से जगह जगह से इंस्पायर है, ठीक है। तो आज का जो सेशन है हम इसमें यही देखने की कोशिश करेंगे क्या कि हमारा जो हमारे जो देश का संविधान है वो किस किस देशों से, किस किस देशों के संविधान से इंस्पायर्ड है, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं यहाँ से। और यहाँ पे इसके साथ साथ मतलब कहाँ से इंस्पायर है, इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है इस संविधान के अंदर, ठीक है। इस संविधान के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये, ठीक है ना। तो ध्यान से लिखते भी चलेंगे साथ साथ में, ठीक है। नोट्स बनाने आपको, लिखते भी चलेंगे और उसके बाद समझते भी चलेंगे सारी चीजों को, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए, ठीक है। ओके, तो देखिए यार, तो भारतीय संविधान के स्रोत या फिर सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डन। तो जब संविधान सभा को हायर किया गया, एक तरीके से कमेटी बनाई गई कि हाँ ठीक है अब आप लोग संविधान बनाइए, तो संविधान बनाने के लिए अब ऑब्वियस सी बात है उन्हें देखना पड़ेगा कि मतलब कि और देशों के संविधान कैसे हैं, उस हिसाब से फिर इन्होंने फिर आगे की चीजें प्रिपेयर करनी थी, ठीक है ना। तो फिलहाल चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, आप देख पा रहे हो कि जो भारतीय संविधान है उसे कहाँ कहाँ से लिया गया है। तो देखो 50% हिस्सा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डायरेक्टली उठा लिया गया है, क्योंकि ये एक्ट भारतीयों के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था, ठीक है। और उसके बाद यूएसए से कुछ हमने लिया हुआ है, आयरलैंड, रसिया, रसिया यूएसएसआर, पहले यूएसएसआर था तो अभी तो रसिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, ब्रिटिश, जापान और कनाडा। एक्चुअली जहां से हमने मैक्सिमम चीजें उठाई हैं उन्हीं कंट्रीज के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो एक बार हम पहले यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज से हमने, क्योंकि वैसे तो 195 कंट्रीज हैं, समझ रहे हो क्या। तो अब हमने कौन कौन से कंट्री से ज्यादा मैक्सिमम चीजें अडॉप्ट करी हैं उसके, उन कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो यूएसए, आयरलैंड, रसिया, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, साउथ अफ्रीका और फ्रांस, फ्रांस के अलावा ब्रिटिश, जापान एंड कनाडा, ठीक है। तो इन देशों से हमने थोड़ा थोड़ा संविधान के नियम, थोड़े थोड़े संविधान के नियम उठाए हुए हैं। ये अभी आपको आइडिया लग जाएगा। अच्छा याद रखना, सिर्फ हमारा फोकस इस बात पे नहीं रखना चाहिए कि क्या क्या उठाया है, साथ में हमें इस बात पे भी ध्यान देना है कि जो हमने उठाया है वो हमारे यहाँ पे किस तरीके से इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है ना। वो चीजें भी हम यहाँ पे देखेंगे। खैर, जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें, अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले पहला जो देश है वो क्या है, यूएसए, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब देखते हैं कि यूएसए से हमने क्या क्या, कौन कौन से एक तरीके से आर्टिकल्स या कौन कौन से लॉ क्या करे हैं, एक तरीके से बोरो किए हैं, एडॉप्ट किए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, आइडिया ऑफ प्रियम्बल। इस बारे में हमारी पहले भी बात हो चुकी है कि हमने जो प्रियम्बल है उसको कहां से एडॉप्ट किया है, तो यूएसए से एडॉप्ट किया है। बोलो हाँ या ना। तो आइडिया ऑफ प्रियम्बल कहां से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है।
क्या ये बात सबको याद है ऑलरेडी? एक बार बता दो। तो प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है, प्रियम्बल का आइडिया कहाँ से लिया गया है? तो ए अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या फिर सिंपली अमेरिका से लिया गया है। क्लियर है क्या? इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स या फिर मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को किस संविधान से लिया गया है? तो अगेन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। ठीक है, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। सर ये मौलिक अधिकार क्या है? तो एक्चुअली ये जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, ये भारत के हर नागरिक के लिए है। इसको हम डिटेल में हम बात करेंगे आगे चल के। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा सर ये मौलिक अधिकार है क्या? तो देखो, मौलिक अधिकार जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि संविधान में प्रियम्बल है, पार्ट है और आर्टिकल है और शेड्यूल है। तो मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है वो पार्ट 3 में गिवन है। पार्ट 3 में गिवन है। आ रही बात समझ में? फंडामेंटल राइट्स मतलब मूल अधिकार, कहां से कहां तक? आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक, 12 to 35। ठीक है, हालांकि उसके अंदर भी देखो, राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू फ्रीडम रिलीजन, मतलब ये हमारे फंडामेंटल मौलिक अधिकार है। आप इनको लिखने की कोशिश मत करो, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जस्ट किसी को आइडिया नहीं लग रहा होगा कि सर ये फंडामेंटल राइट है क्या, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इन शब्दों से आप समझ सकते हो कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम रिलीजन। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स 12 से लेके 35 तक। तो पॉइंट क्या है? फंडामेंटल राइट्स कहां से उठाया गया है? तो ए यूएसए से उठाया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से उठाया गया है। इसके बाद क्या है? इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले बिना उसके मर्जी के जबरदस्ती हटाना है, उसी को क्या बोल रहे हैं? इम्पीचमेंट। मतलब वो हटना नहीं चाह रहा है बट हम हटा, मतलब ऐसी सिचुएशन बन रही है कि हटाया जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब ये जो प्रोसीजर है या इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट है, इसे कहां से लिया गया है? तो इसे भी यूएसए से लिया गया है। आर्टिकल नंबर क्या है? आर्टिकल नंबर है 61। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कितना है? आर्टिकल नंबर 61। ठीक है ना। अगर और बात करें तो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये जो भी प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के जज को हटाने का, इसको भी हमने कहां से बोरो किया है, कहां से उठाया है, कहां से एडॉप्ट किया है? तो अगेन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? एक बार बता दीजिए, क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। ठीक है ना। चलिए, तो मतलब राष्ट्रपति को हटाना और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाना, ये दोनों चीजें हमने कहां से ली हैं? तो अमेरिका से ली हैं। क्लियर है क्या? प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स और राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को उसके कुर्सी से निष्कासित करना, ये जो प्रोसीजर है इसको हमने कहां से अडॉप्ट किया है? तो अगेन हमने यूएसए से किया है। क्लियर है क्या? इसके अलावा हमने यूएसए से और कुछ लिया है? हाँ, हमने लिया है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। ठीक है, जो जुडिशियरी है मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, इनके जो डिसीजंस होने चाहिए वो किसी लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका या विधायिका से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल आप देखते हो, जैसे अगर आप सोचो कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन अगर कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव मतलब प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो ये जो अलग रखने का प्रावधान लाया गया, ये कहां से लिया गया? तो यूएसए से लिया गया।
क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही क्या? संविधान बहुत इंटरेस्टिंग है, याद रखना, ठीक है ना, बस आपको थोड़ा पेशेंस रख के उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना है। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, तो यूएसए से हमने क्या क्या लिया है, एक बार अभी याद रखना, क्लास खत्म होते होते आपको सारी चीजें याद हो जानी चाहिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि अभी लिख लेते हैं बाद में याद करेंगे, नहीं, अभी के अभी याद हो जानी चाहिए। फिर से देखेंगे, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूएसए से हमने क्या क्या एडॉप्ट किया है। तो यूएसए से हमने एडॉप्ट किया है प्रिएम्बल, प्रस्तावना का विचार, ठीक है, इसके बारे में पहले ही बात हो चुकी है। उसके बाद बात करी थी फंडामेंटल राइट्स की, जो कि 12 से लेकर के 35 तक है। उसके बाद लोगों की हटाने की बात भी यहीं पे करी गई है। कौन कौन से लोग, एक तो प्रेसिडेंट, तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल नंबर 61, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको हटाने की बात भी, या फिर उनके हटाने का जो प्रोसीजर है वो भी कहां से लिया गया है, तो वो भी यूएसए से ही लिया गया है। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? इसके अलावा अगर बात करें जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये दोनों जो प्रावधान है ये भी कहां से लिए गए हैं, तो ये भी यूएसए से लिए गए हैं। एक बार क्लियर कर दीजिए, क्या हमें ये सारी चीजें याद हो गई? जल्दी से बताइए, क्या ये सारी चीजें हमें याद हो गई? अच्छा, यहां पे एक चीज और ध्यान दो, जैसे कि वैसे तो हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में अलग से पार्ट 5 में, बट यहाँ पे प्रेसिडेंट का, अब किसी को लग रहा सर ये राष्ट्रपति का महाभियोग आर्टिकल नंबर 61, तो देखो यार, राष्ट्रपति, जैसा कि मैंने पहले भी बात करा था, राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है, लेजिस्लेचर का भी पार्ट है, मतलब विधायिका का भी पार्ट है और कार्यपालिका का भी पार्ट है। तो यहाँ पे अपन राष्ट्रपति से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है ना, उसको एक बार याद करने की कोशिश करते हैं। प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उसको एक बार याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक है। अब ट्रिक तो क्या, मतलब ये लाइन थोड़ी सी आपको याद, मतलब नो डाउट ये तो कोई, इसका कोई सेंस भी नहीं बन रहा है, बट स्टिल एक बार कोशिश करेंगे चीजें इसके थ्रू याद हो जाएं। क्या है, जो भारत का राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के आर्टिकल नंबर 61 तक दिया हुआ है। इसके अलावा भी जगह जगह प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स हैं, अभी मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अभी एक आया था ना इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल नंबर 61, तो मैं चाह रहा हूं कि अभी के अभी आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अभी के अभी याद हो जाए, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, क्या है आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक, 52 से लेकर के 61 तक। पहली बात तो दिमाग में ए बैठा लो, कहां से, 52 से लेकर के 61 तक, ठीक है। देखो, जैसे 51 में ये दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का एक पद, भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, राष्ट्रपति का पद होगा। और 53 में दिया गया है कि राष्ट्रपति हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होगा, जो आपका कार्यपालिका है उसका प्रधान होगा, ठीक है। उसके बाद 54 में क्या दिया है, अबाउट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 54 में क्या दिया है, कोटा, ठीक है, सब डिटेल में देखेंगे। 55 में क्या दिया हुआ है, 55 में क्या दिया हुआ है, कोटा दिया हुआ है। और 56 में कार्यकाल, टेन्योर के बारे में दिया हुआ है, प्रेसिडेंट के टेन्योर के बारे में दिया हुआ है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 57 में री इलेक्शन, दोबारा निर्वाचन के बारे में दिया गया है। और 58 में प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन, योग्यता के बारे में दिया गया है। इसके बाद 59 में कंडीशंस, कौन कौन सी कंडीशंस हैं एक तरीके से बने रहने के लिए एंड ऑल, वो सारी चीजें डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी जस्ट आपको याद करना है, ठीक है। तो कंडीशंस, और उसके बाद 60 में क्या दिया है, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में कि कौन दिलवाएगा। और आर्टिकल नंबर 61 में किसके बारे में दिया गया है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। क्या बात सबको समझ में आ रही है? क्या बात सबको समझ में आ रही है? अब यहां से क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन का आर्टिकल नंबर बताओ, तो व्हाट इज द आंसर, 54। पूछा जाएगा प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन का आर्टिकल नंबर बताओ, व्हाट इज द आंसर, 58। प्रेसिडेंट के शपथ का आर्टिकल बताओ, व्हाट इज द आंसर, 60।
प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का आर्टिकल बताओ। व्हाट इज द आंसर? 61। क्या क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? जल्दी से एक बार क्लियर करो, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है क्या? ठीक है, क्या अब हमें इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है? अब याद कर लें, अब याद कर लें, जल्दी बोलो। ठीक है, तो चलो, अब आपको एक लाइन याद रखनी है। अगर आप चाहते हो कि मुझे 52 से लेकर के 61 के बीच में जो राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल नंबर दिए गए हैं मुझे याद हो जाए, तो आपको एक लाइन याद रखनी है। क्या? कि पकानी पकानी कोका दुयो दसम, पकानी कोका दुयो दसम। ठीक है, ये लाइन है, पकानी कोका दुयो दसम। अगर आपको वैसे याद हो जाता है तो बेस्ट है, मैं यहां पे सबको लेके चलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना? तो कहने का मतलब, अगर आप बार बार पढ़ोगे तो वैसे भी याद हो जाएगा, ठीक है, बट यहाँ पे सबको लेके चलने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं चाह रहा हूं याद हो जाए आपको। तो पकानी कोका दुयो दसम, ठीक है। तो अब देखो, प से क्या होगा? राष्ट्रपति का पद। क से क्या होगा? कार्यपालिका का प्रधान। हमें हिंट ही तो चाहिए, हमें हिंट ही तो चाहिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो कार्यपालिका का प्रधान। नी से निर्वाचन, इलेक्शन, ठीक है, नी से निर्वाचन, इलेक्शन। को से कोटा, आर्टिकल नंबर 55। एक तो नंबर स्टार्टिंग से ही लिख लेना है, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। उसके बाद आपको ये नीचे लाइन लिख देनी है, क्या? पकानी कोका दुयो दसम, ठीक है। दो चार बार बोलोगे याद हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। मतलब निकालने की कोशिश मत करो। पकानी कोका दुयो दसम, ठीक है ना। अब इसके बाद दू से दोबारा निर्वाचन, री इलेक्शन। हिंदी सिर्फ याद करने के लिए, बाकी आप इंग्लिश में मतलब रखो। री इलेक्शन, दू से दोबारा, दोबारा तो री इलेक्शन। उसके बाद यो से योग्यता, क्वालिफिकेशन। उसके बाद द से दशा, कंडीशन। और स से शपथ, और स से शपथ, और म से महाभियोग, दैट इज इम्पीचमेंट। आ रही बात समझ में क्या? क्या हमें प्रेसिडेंट से रिलेटेड ये चीजें याद हो जाएंगी? यस या नो? सडनली नहीं होगा, बट हो जाना चाहिए। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रेसिडेंट के, आप खुद ही से सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं प्रेसिडेंट के शपथ का आर्टिकल नंबर बताओ, आपको पता है लास्ट में कहां पे खत्म होता है? 61 पे। तो 10 तो 60 याद आ जाएगा ना? बोलो हाँ या ना? 60 याद आ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, और महाभियोग का तो है ही। आगे बढ़ जाएं, खैर अपने टॉपिक पे आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखो, अभी हमने किस पे बात करी? यूएसए पे। अभी हमने किस पे बात करी? यूएसए पे। एक बार यूएसए को फिर से रिकॉल करते हैं। क्या क्या आप साथ साथ सोचते रहोगे? आइडिया ऑफ प्रियम्बल, देन फंडामेंटल राइट्स, देन फंडामेंटल राइट्स, देन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, फिर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। इसके अलावा और क्या था? जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। यही था, याद हो गया हमें? आगे बढ़ जाएं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड कंट्री आयरलैंड की, सेकेंड कंट्री आयरलैंड की, ठीक है, सेकेंड कंट्री आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड। चलिए, तो अगर हम बात करें आयरलैंड से क्या लिया गया है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ए वाला, डीपीएसपी। डीपीएसपी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि डीपीएसपी किस देश से लिया गया है। तो अब हमें ऐसे तो याद रहेगा नहीं,
पहले तो आप ये समझो डीपीएसपी है क्या। डीपीएसपी है क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। फंडामेंटल राइट किस पार्ट में दिया गया था? जल्दी बोलो जरा सब लोग, तो देखें याद है। फंडामेंटल राइट किस पार्ट में दिया गया था? जल्दी बोलो, फंडामेंटल किस पार्ट में दिया गया था? यहां पे ध्यान दो, फंडामेंटल राइट था आपका पार्ट 3 में। फंडामेंटल राइट किस में था? पार्ट 3 में। पार्ट 4 में है डीपीएसपी। पार्ट 4 में क्या है? डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में फंडामेंटल सॉरी पार्ट 4 में क्या है? डीपीएसपी। और पार्ट 5 में क्या है? तो ये है यूनियन एग्जीक्यूटिव। बस जितनी बातें बोली जा रही उतनी याद करनी है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। ये सब मत लिखने लग जाना, ठीक है ना? ये सब बातें बाद में होंगी। बस अभी क्या सुनना है, क्या क्या सुनना है, क्या क्या बात हुई। पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 में क्या है? डीपीएसपी। और पार्ट 5 में क्या है? यूनियन, संघ के बारे में। संघ के बारे में। चलो इधर आ जाओ। तो डीपीएसपी पार्ट 4 में है, आर्टिकल नंबर 36 से 51। आर्टिकल नंबर 36 से 51। अच्छा सर ये है क्या? है क्या ये डीपीएसपी? तो देखो यार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब ये संविधान के द्वारा अलग अलग राज्यों को दिए गए एक तरीके से सिद्धांत हैं जिसके हिसाब से इनको काम करना चाहिए। मतलब लोगों की भलाई के लिए क्या क्या डिसीजंस ले सकते हैं, उन सारे डिसीजन का ऑप्शंस इन्होंने दिया है डीपीएसपी में। समझ में आ रहा है कुछ? अब वो बात अलग है कि कुछ स्टेट, कुछ राज्य के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो इस डीपीएसपी का यूज करते हैं, मतलब डीपीएसपी में कही गई बातों को प्रयोग करते हैं और कहीं नहीं करते हैं। क्योंकि प्रयोग करेंगे तो नए नए प्लान चलाने पड़ेंगे, नए नए मतलब बेसिकली पैसे लगेंगे। अभी मैं बहुत वर्ब वैसे समझा रहा हूं, अभी मैं पॉलिटिकल टर्म्स पे नहीं जा रहा हूं। आ रही बात समझ में? मतलब अब जैसे होता ना कि जैसे आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो यार तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो इसी तरीके से संविधान स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं या जो स्टेट की सरकारें होती हैं उनके लिए लिख के रखी है डीपीएसपी में कि देखो तुम्हें ऐसा करना चाहिए। कुछ समझ में आया डीपीएसपी का मतलब? अब डीपीएसपी में जो भी लिखा है जो राज्य सरकारें हैं उसे चलाने के लिए बाध्य नहीं है। उनकी मर्जी है तो चलाएंगे, उनकी मर्जी नहीं है तो नहीं चलाएंगे। यही वजह है कि डीपीएसपी में जो भी चीजें लिखी गई हैं वो न्याय योग्य नहीं है, नॉन जस्टिसिएबल नहीं है। मतलब डीपीएसपी में जो भी लिखा है आप कोर्ट में जाके क्लेम नहीं कर सकते कि हमें ये चीज नहीं मिल रही है, क्योंकि साफ साफ लिखा है डीपीएसपी इज नॉन जस्टिसिएबल। अब उनकी मर्जी है, अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो ना दें। क्लियर हुआ डीपीएसपी का मतलब? एक बार बता दीजिए। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी जब बना रहे हैं उन समय इन बातों का ध्यान रखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्लियर हुआ क्या? जल्दी से बता दीजिए क्लियर हुआ क्या? ठीक है। तो पॉइंट ये है कि डीपीएसपी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। सर अभी भी नहीं याद हुआ तो, अभी भी नहीं याद हुआ तो एक वर्ड याद कर लो यार। ये डी देख रहे हो? ये डी देख रहे हो? डी। डी काफी है आपको याद दिलाने के लिए। डी काफी है आपको याद दिलाने के लिए। क्या? डीपीएसपी। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? आयरलैंड से डी याद कर लेना। ठीक है, डन। अपन डिटेल में बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए। डीपीएसपी अभी तो मैं, आप मेरा मेन टॉपिक तो ये है। सोचो मैं अभी डीपीएसपी को इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं तो जब मैं डीपीएसपी पढ़ाऊंगा तब कितना एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना? तो टेंशन मत लो, सारी चीजें आएंगी। ठीक है। तो यहां पे आयरलैंड से क्या लिया गया है? डीपीएसपी। नहीं रहने दो। देखो, तो आयरलैंड से क्या लिया गया है?
एक तो डीपीएसपी, एक तो डीपीएसपी। इसके अलावा क्या है, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स इन द राज्यसभा, ठीक है, नॉमिनेशन इन द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन द राज्यसभा। क्लियर है क्या? राज्यसभा में जो मेंबर्स होंगे, राज्यसभा में जो मेंबर होंगे उनका जो नॉमिनेशन होगा, एक कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है ना। तो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, एक कॉन्सेप्ट कहां से उठाया गया है, तो आयरलैंड से उठाया गया है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा देखो क्या है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, ठीक है। तो तीन चीजें यहां पे आयरलैंड से उठाई गई हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या है। एक तो आयरलैंड, आयरलैंड से कौन कौन सा कॉन्सेप्ट उठाया गया है, एक तो डीपीएसपी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी, ठीक है, आर्टिकल नंबर 36 से 51। उसके अलावा नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कैसे होगा, इस ये जो प्रोसीजर है इसको कहां से उठाया गया है, तो आयरलैंड से उठाया गया है। इसके अलावा मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भी कहां से उठाई गई है, आयरलैंड से उठाई गई है, ठीक है क्या। डन, लिख लिया, आगे बढ़े। तो राज्यसभा में राज्यसभा के मेंबर्स का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया और डीपीएसपी, ठीक है। इसमें ये कहा है कि ये सब आयरलैंड से है, सब याद हो जाए, यही नहीं याद आ रहा कि आयरलैंड से, तब भूटान से लिख दोगे तब। खैर आगे देखें, देखो ठीक है, देखो तो ब्रिटेन से बात करते हैं। ब्रिटेन से बात करते हैं कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, ठीक है। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, अब ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। देखो चीजें याद भी करनी है, ठीक है ना, चीजें याद भी करनी है। ब्रिटेन जिन्होंने हमारे ऊपर रूल किया, वहां से क्या क्या उठाया गया है उस पे बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो उठाया गया है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप मतलब, अब एक होता है सिंगल सिटीजनशिप, एक होता है डुअल सिटीजनशिप। जैसे हमारे देश का क्या रूल है कि अगर आपका किसी और देश में सिटीजनशिप है तो यहां से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है क्या, मतलब आप एट अ टाइम भारत के अलावा किसी और देश का सिटीजनशिप नहीं अचीव कर सकते, नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। क्लियर है क्या, याद रखें, याद हो गया। आगे देखते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म का मतलब क्या है, तो अगर आप देखो तो जब जैसा कि हमने बात करी पार्लियामेंट, यहां देखो पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में कौन कौन है, पार्लियामेंट में कौन कौन है, लोकसभा और राज्यसभा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, पार्लियामेंट में कौन कौन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या, राज्यसभा और लोकसभा, ये कहां से लिया गया है, तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। याद रखेंगे
जैसे ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में भी क्या है, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। भारत में भी क्या है, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है, जहां पे राज्यसभा और लोकसभा बोलते हैं। वहां पे जो ब्रिटेन में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो मोनार्की है, मतलब वहां पे प्रिंस होते हैं या फिर क्वीन होती थी। बट भारत में जो हेड ऑफ स्टेट है वो प्रेसिडेंट है। आ रही बात समझ में क्या? रिपब्लिक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हमारी जो कंट्री का हेड है हम उसको इलेक्ट कर रहे हैं, बट वहां के लोग जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको इलेक्ट नहीं कर रहे, उसको विरासत में पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते आ रही है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही क्या? बट हाँ, लोकसभा राज्यसभा मतलब कि अपर हाउस लोअर हाउस वहां भी है, अपर हाउस लोअर हाउस यहां भी है। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहां से लिया है, तो ये ब्रिटेन से लिया है। क्लियर हुआ? एक बार बता दीजिए। तो एक तो सिंगल सिटीजनशिप और दूसरा क्या, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लाइक कि लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस, कॉन्सेप्ट ऑफ अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। ठीक है क्या? आगे बात करें तो ये भी हो गया, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय विधायिका। चलिए, इसके अलावा रूल ऑफ लॉ, विधि का नियम, कानून का शासन, किले के सबके लिए एक है ना, कोई बहुत बड़ा नेता है, कोई सिंपल सा नागरिक है, कानून सबके लिए एक है। ठीक है ना? फिलहाल समझो, इन सब चीजों को डिटेल में देखेंगे क्योंकि अभी अगर समझाने पे आया तो फिर एक ही पेज पे बहुत सारी बातें होती चली जाएंगी। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा, तो रूल ऑफ लॉ, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है। रूल ऑफ लॉ, विधि का नियम या फिर कानून का शासन। विधि का नियम या कानून का शासन कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का नियम, कानून का शासन कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप और ये जो क्या बोलते कि पार्लियामेंट्री फॉर्म, मतलब एक अपर हाउस होगा, एक लोअर हाउस, ये भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। एंड रूल ऑफ लॉ, विधि का नियम, आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि उन्होंने हमारे ऊपर इतने दिन से रूल किया, तो उनके जो कानून के नियम थे या कानून का शासन था उसी को हमने कंटिन्यू किया। ठीक है, उनके जो कानून के नियम या कानून के शासन थे उसी को हमने क्या किया? कंटिन्यू किया। क्लियर है क्या? चलिए आगे देखते हैं। कैबिनेट सिस्टम भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कैबिनेट सिस्टम भी कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। आ रही बात समझ में क्या? कैबिनेट सिस्टम के अलावा ये क्या है? प्रेरोगेटिव रिट्स। ठीक है, प्रीरोगेटिव रिट्स, विशेषाधिकार रिट्स, कि आप कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हो। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना है, स्पेशल रिट याचिका दायर करनी है, तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत आप दायर कर सकते हो। और अगर आपको हाई कोर्ट में करना है तो 226 के आर्टिकल नंबर 226 के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है, बात करेंगे डिटेल में। फिलहाल आप इतना याद रखो कि रिट फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल नंबर क्या है? 32। हाई कोर्ट में आर्टिकल नंबर क्या है? 226। ठीक है ना, इस पे हम बाद में बात करेंगे। ठीक है ना, ये डिफरेंट टाइप के रिट्स होते हैं। ठीक है, ये तो पूरा एक क्लास यही इसी को समझाने में लग जाएगा। ठीक है, तो इस पे अपन बाद में बात करेंगे। ठीक है, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण। ठीक है, खैर इनमें आप अभी मत जाओ, बस आप इतना समझो, ये जो रिट है सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको फाइल करना है तो इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल नंबर 32 आपको ये आजादी देगा, और हाई कोर्ट में करना है तो 226। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, याद रखेंगे। चलिए एक बार फिर से सारी चीजें रिकॉल करते हैं। ब्रिटेन सबसे पहले क्या? सिंगल सिटीजनशिप, फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इसके बाद क्या है? लॉ, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कैबिनेट सिस्टम की, कैबिनेट प्रणाली भी कहां से ली गई है? कैबिनेट, ठीक है, ब्रिटेन से ही कैबिनेट प्रणाली ली गई है। अभी आप यहाँ पे ना टर्म्स मैं आपको टर्म्स सुनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि जब चीजें आगे आएंगी तो अपन इसको डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा प्रीरोगेटिव रिट्स, विशेषाधिकार रिट्स। ठीक है,
विशेष अधिकार देते हैं ये। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना है तो 32, हाई कोर्ट में 226, ये नंबर याद रखना। चलिए, तो ये हो गया ब्रिटेन का, ये हो गया ब्रिटेन का। चलिए अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है। तो देखो जरा, प्रियम्बल हमने कहां से लिया है, यूएसए से, बट जो लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, मतलब किसी हमारे संविधान में पहला पेज प्रियम्बल के लिए होगा, ये बात हमने कहां से अडॉप्ट करी, यूएसए से। बट उस प्रियम्बल की लैंग्वेज का क्या होगी, ये बात हमने कहां से अडॉप्ट करी, ऑस्ट्रेलिया से। समझ में आया क्या, क्लियर है, कंफ्यूज मत होना। हमारे संविधान में पहला पेज प्रियम्बल का होगा, ये बात हमने कहां से अडॉप्ट करी, यूएसए से। बट उस प्रियम्बल का लैंग्वेज क्या होगा, मतलब किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, ये कहां से अडॉप्ट किया, तो ये ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया। डन, प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, ठीक, ओके। उसके बाद ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन। सर ये संयुक्त अधिवेशन क्या है, देखो आपको पता है लोकसभा की बैठक अलग होती है, राज्यसभा की बैठक अलग होती है। अभी आपको शायद मतलब अगर नॉलेज नहीं है तो मैं बता दूं कि किसी भी बिल को पास करने के लिए लोकसभा में भी वो बिल पारित होना चाहिए और राज्यसभा में भी पारित होना चाहिए। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में नहीं हुआ, राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में नहीं हुआ, और वो बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे केस में राष्ट्रपति दोनों को एक साथ बैठाएगा, ज्वाइंट सेशन करवाएगा कि क्या मतलब इसको फाइनल करो। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है क्या। जैसे होता है ना, दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है, कोई तीसरा है, वो जा रहा है तो वो उसकी बुराइयां बता रहा है, उसके पास जा रहा है तो उसकी बुराइयां बता रहा है, तो फिर क्या करेगा, गुस्से में आके पहले दोनों को साथ में बैठाएगा, फिर बोलेगा अभी डिसीजन फाइनल करो कि चल क्या रहा है। इंडिविजुअली बात करने पे चीजें फाइनल नहीं हो रही हैं, तो दैट इज व्हाट, ज्वाइंट सेशन। समझ में आ रहा है क्या। तो ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन किसके बीच, लोकसभा और राज्यसभा के बीच। कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है। कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है। आर्टिकल नंबर 108, ठीक है, आर्टिकल नंबर 108, ज्वाइंट सेशन। तो ऑस्ट्रेलिया से पहला कॉन्सेप्ट क्या लिया गया कि लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल। दूसरा क्या लिया गया कि ज्वाइंट सेशन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बैठा करके किसी भी बिल पे बहुमत लेना, ठीक है ना, जो भी इंपॉर्टेंट है। खैर ज्वाइंट सेशन, दैट इज आर्टिकल नंबर 108। ज्वाइंट सेशन किसको बुलाने का अधिकार है, तो राष्ट्रपति को बुलाने का अधिकार है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, सर ये समवर्ती सूची है क्या, एक बात समझो यार। जैसे देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी काम करने के लिए पैसे चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी काम करने के लिए पैसे चाहिए। अब जो जनता है, अब जैसे कुछ डिपार्टमेंट हैं जिन पे जो लॉ बनाएगी वो सरकार बनाएगी, उसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट। और कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिस पे पूरा अधिकार राज्य सरकार का होगा, उसे बोलते हैं स्टेट लिस्ट। और कुछ कुछ ऐसे एक तरीके से सेक्टर होते हैं जहां पे दोनों को अधिकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अधिकार है उससे रिलेटेड लॉ बनाने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट को भी अधिकार है उससे रिलेटेड नियम बनाने के लिए। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझते हैं। देखो मान लीजिए जैसे डिफेंस है, डिफेंस पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, इसका पूरा अधिकार किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जैसे पुलिस है, पुलिस का पूरा कंट्रोल किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट पुलिस से रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं ले सकता। बट अगर बात करें एजुकेशन से रिलेटेड या फिर फॉरेस्ट या जंगल से रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो कोई लॉ होगा या फिर जो कोई डिसीजन होगा उसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकती है। तो ऐसे जो भी सेक्टर हैं जिनमें दोनों लोग डिसीजन ले सकते हैं उसी को बोलते हैं कनकरेंट लिस्ट। क्या कनकरेंट लिस्ट समझ में आया,
एक बार बता दीजिए। देखो एक चैलेंज है एक तरीके से कि 2-3 मिनट के अंदर आपको एक टॉपिक समझाना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जब डिटेल में समझाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आराम से समझा ही लेंगे। क्योंकि अगर मैं सिर्फ रटवाऊंगा तो भी चीजें याद नहीं होंगी। क्या अभी ये क्लियर है कि नहीं सबको? कंकरेंट लिस्ट समझ में आया? जो स्टेट लॉ बनाते हैं उसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट जो लॉ बना रही है उसको क्या बोल रहे हैं? स्टेट लिस्ट। बट जो दोनों बना रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं? कंकरेंट लिस्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, मतलब ये क्या बता रहा है? रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। समझ में आ रहा है क्या? तो ये रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्लियर है क्या? तो ये जो कंकरेंट लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट है ये भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। रिलेशन की बात करें, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, तो उसी तरह अब इसी का एक पार्ट है कंकरेंट लिस्ट। बोलो हाँ या ना? जरूरी है ना? नहीं पता लगा, यहाँ पे राज्य सरकार सारा मेहनत कर रही है और जो पैसा आ रहा है सब ले जा रही सेंट्रल गवर्नमेंट, तो पैसे काम कहाँ से करेंगे फिर? समझ में आ रहा है क्या? या फिर सारे राज्य सरकारें बोल रही हम अपने राज्य का पैसा आपको नहीं देंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से काम करेगी? तो कहने का मतलब सब प्रॉपरली क्लासिफाइड है कि देखो ये वाला सेक्टर आप हैंडल करो, ये वाला सेक्टर हम करेंगे, और कुछ सेक्टर पे दोनों का बराबर का हक होने वाला है। डन, ठीक है। तो दैट इज कंकरेंट लिस्ट, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। इसके अलावा रूल्स ऑफ ट्रेड, व्यापार के नियम, ये भी कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। ये भी कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। एक बार फिर से देखते हैं, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, ज्वाइंट सेशन, ठीक है, और रिलेशन बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन। और वहीं पे जब रिलेशन बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन आ जाएगा तो वहीं पे आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ यार एक कोई कंकरेंट वाला कॉन्सेप्ट था। तो कंकरेंट लिस्ट ये भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आ रही बात समझ में क्या? इसके अलावा व्यापार करने के नियम या फिर रूल्स ऑफ ट्रेड भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्या हमें ये ऑस्ट्रेलिया से जो भी चीजें एडॉप्ट करी गई हैं याद हो गई क्या? जल्दी बोलो यार, याद हो गई क्या? क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट सेशन में या फिर नेक्स्ट के नेक्स्ट सेशन में, याद रखना। जल्दी बोलो, याद हो गई क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कनाडा, कनाडा, कनाडा से क्या क्या लिया गया है? कनाडा से क्या क्या लिया गया है? अब देखो, अब यहां पे द प्रोविजन, अब जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अभी आपसे भी पूछा जाए कि कौन ज्यादा पावरफुल है, तो आपको भी पता है कि कौन ज्यादा पावरफुल है। बोलो हाँ या ना? कौन ज्यादा पावरफुल है, सेंट्रल या स्टेट? जल्दी बोलो, सेंट्रल या स्टेट? सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है या स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है? जल्दी बोलो। ऑब्वियस सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट। बोलो हाँ या ना? ऑब्वियस सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल रखने का ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहां से लिया गया? ये कनाडा से लिया गया। समझ में आया? अगर एक कनाडा से नहीं यूएसए से लिया गया होता ना, तो वहां पे राज्य सरकारें ज्यादा पावरफुल होती हैं इन कंपैरिजन टू सेंटर। तो इस समय ये जो प्रदेश के मुख्यमंत्री परेशान हैं कि पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा है, तो फिर ये पैसा वापस उनको दे रहे होते कि लो अच्छा तुम भी थोड़ा बहुत रख लो, अगर वैसा हुआ होता तो। फिलहाल तो अभी कौन रो रहा है वो तो आप देख ही रहे हो। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर हुई बात? तो ये जो प्रावधान है कि सेंटर को ज्यादा स्ट्रांग रखना है, ये कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। क्लियर हुआ? जल्दी बोलो यार, रिलेट करो चीजों को, तभी चीजें इंटरेस्टिंग लगेंगी। ठीक है, देखो ना बेचारा परेशान होकर खड़ा हुआ है। डन। तो द प्रोविजन ऑफ अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। तो देश में सेंटर के पास ज्यादा पावर रहेगी, ये कॉन्सेप्ट कहां से उठाया गया? कनाडा से उठाया गया। डन, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इसके अलावा
रेजिड्यूरी पावर ऑफ द सेंटर। अभी रेजिड्यूरी पावर क्या है? रेजिड्यूरी पावर क्या है? जैसे कि अभी मैंने बात करी कि कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो यूनियन लिस्ट में है, उस पे यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। जो स्टेट लिस्ट में है उस पे स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। जो कंकरेंट लिस्ट में है उस पे दोनों डिसीजन लेंगे। अब कुछ सेक्टर ऐसे आ जाते हैं जिनका वजूद ही उस लिस्ट में नहीं है। समझ में आया कुछ? कुछ सेक्टर यूनियन लिस्ट में आते हैं, कुछ सेक्टर स्टेट लिस्ट में आ जाते हैं, कुछ सेक्टर दोनों में आ जाते हैं, और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो इसमें लिखा ही नहीं होगा। और जो इसमें नहीं लिखा होगा उस पे डिसीजन लेने का अधिकार किसको है? तो उस पे डिसीजन लेने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है। यही है रेजिड्यूरी पावर ऑफ द सेंटर। समझ में आया? अरे अपन इलेक्ट्रिकल मशीन में रेजिडुअल फ्लक्स पढ़ते हैं ना, बचा हुआ। बोलो हाँ या ना। बाकी ब्रांच के लोग बोल देंगे क्या बातें कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना। रेजिडुअल तो रेजिड्यूरी पावर ऑफ द सेंटर। ठीक है, तो ए कॉन्सेप्ट भी कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया। कहीं ना कहीं ए पॉइंट भी सेंटर को क्या कर रहा है? स्ट्रॉन्ग कर रहा है। बोलो हाँ या ना। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है कि रेजिड्यूरी पावर ऑफ द सेंटर, मतलब जो लिस्ट जो इस इन दोनों उन लिस्ट में नहीं है उस पे डिसीजन कौन लेगा? सेंटर लेगा। तो कहीं ना कहीं ये तो सेंटर को और स्ट्रांग बना रहा है ना। बोलो हाँ या ना। क्या इन दोनों पॉइंट को रिलेट कर पा रहे हो? जल्दी बोलो। क्या आप इन दोनों पॉइंट को रिलेट कर पा रहे हो? सिर्फ रटने की कोशिश मत करो। ठीक है, तो रेजिड्यूरी पावर कहीं ना कहीं सेंटर को और ज्यादा पावरफुल बना रहा है। ठीक है, चलिए। तो द प्रोविजन ऑफ अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, केंद्र ज्यादा शक्तिशाली होगा, ये बात कनाडा से ली गई है। रेजिड्यूरी पावर, एक्स्ट्रा शक्तियां दी गई हैं। ठीक है ना, एक्स्ट्रा शक्तियां दी गई हैं किसको? सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये बात भी कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। डन, चलिए आगे देखते हैं। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। अगर आप ध्यान से देखो तो ये डिसीजन भी सेंटर को ज्यादा पावरफुल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बोलो हाँ या ना। कि राज्य में किसी की भी सरकार हो, राज्य में किसी की भी सरकार हो, अगर सेंट्रल में भाजपा के बीजेपी की सरकार है तो अपना एक बंदा तो लगा ही सकता है ना राज्य में। और कहीं ना कहीं गवर्नर के पास काफी पावर होते हैं, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल तो हुआ ना स्टेट में। बोलो हाँ या ना। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? क्लियर हुआ? तो अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ये किसमें है? आर्टिकल नंबर 155 में। आर्टिकल नंबर 155 में इस बात का जिक्र किया गया है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। आप इस मतलब को समझने की कोशिश करो। कनाडा ने ही हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है। बोलो हाँ या ना। मतलब मजाक कर रहा हूं कि सेंटर को ज्यादा पावरफुल बना दिया, सेंटर को ज्यादा पावरफुल बना दिया। यस या नो? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एडवाइजरी जूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी जूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्या मतलब इसका? सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। ठीक है, एडवाइजरी जूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। डन। एडवाइजरी जूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल नंबर 143, आर्टिकल नंबर 143। 143 का मतलब क्या होता है ये तो आप बहुत अच्छे से समझते हो। खैर, एडवाइजरी जूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल नंबर 143। ठीक है, आगे बढ़े। याद हो गया? लिख लिया क्या? जल्दी बोलो यार।
मतलब देखो, एक बात समझो सिंपल सा, कि आर्टिकल नंबर 143 क्या है कि कभी जरूरत पड़ने पे, कभी जरूरत पड़ने पे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। कभी जरूरत पड़ने पे किसी एडवाइस के लिए, प्रेसिडेंट को नहीं समझ में आ रहा है क्या करूं, तो आर्टिकल नंबर 143 के तहत वो जाकर सुप्रीम कोर्ट से हेल्प ले सकता है कि यार मुझे इसके लिए क्या डिसीजन लेना चाहिए। समझ में आया क्या? दिस इज द आर्टिकल नंबर 143। मतलब प्रेसिडेंट किसके करीब जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट के करीब। ठीक है ना? तो याद कर लो, बेसिकली प्रेसिडेंट क्या बोल रहा है यहाँ पे, आर्टिकल नंबर 143 किसको? सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, खैर आगे बढ़े। नेक्स्ट, दैट इज व्हाट? फ्रांस। दैट इज व्हाट? फ्रांस। नेक्स्ट कंट्री इज व्हाट? फ्रांस। तो फ्रांस की बात करें, फ्रांस की बात करें तो जो हमने ये डिसाइड किया कि इंडिया क्या होगा, एक रिपब्लिक कंट्री होगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? लास्ट में बात हुई थी कि जो यहाँ का हेड ऑफ द स्टेट होगा उसका चुनाव भी हम ही करेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। बोलो हाँ या ना? तो आइडिया ऑफ रिपब्लिक स्टेट का ये जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से लिया गया है? ये फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? ये फ्रांस से लिया गया है। डन। तो आइडिया ऑफ रिपब्लिक स्टेट कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। डन। आगे बढ़े। और इसके अलावा आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, ये सब कहाँ पे आए थे? प्रियम्बल में, याद हो तो एक सिंपल सी बात याद रखना, फ्रांस से जो ऐसे याद कर लेंगे ना, जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल, तो प्रियम्बल में कई वर्ड फ्रांस से लिए गए हैं। अब अगर आपको याद होगा तो देखो ना, रिपब्लिक, ध्यान से देखो, रिपब्लिक, इसके अलावा, इसके अलावा लिबर्टी, इसके अलावा इक्वालिटी, इसके अलावा फ्रैटर्निटी, इस तरीके से याद करना है हमें। एक तो रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। आप जब फ्रांस की बात आएगी ना, आप प्रियम्बल का एक पेज रिकॉल करना, और जब आप प्रियम्बल का पेज रिकॉल करोगे तो आपको शब्द दिखेंगे। रिपब्लिक, एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूं फिर से, कौन 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 कौन? एक तो रिपब्लिक, दूसरा जस्टिस, सॉरी जस्टिस नहीं, सॉरी सॉरी, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, ये चारों शब्द, तो आप ये सिंपल समझो, आइडिया ऑफ रिपब्लिक स्टेट कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, ये शब्द कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। ठीक है क्या? याद हो गया क्या? जब क्लास खत्म होगी एक बार रिवाइज जरूर करना। ठीक है, गाने की तरह गुनगुनाते रहना, याद हो जाएगा। आगे देखो, रसिया। रसिया जो कि पहले क्या था? यूएसएसआर। ठीक है ना, यूएसएसआर या फिर रसिया। अब देखो जरा, अब यहां पे जो ए जस्टिस वाली बात हुई थी ना, जस्टिस वाली बात, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये जो जस्टिस वाली बात हुई थी ये कहां से लिया गया है? रसिया। सोचो, मतलब अगर देखा जाए, अब हमें याद करना है, कैसे याद करें? अब जस्टिस की बातें कौन किससे ली है हमने, देख रहे हो किससे ली है? जो आज यूक्रेन के साथ किस लेवल का जस्टिस कर रहा है वो सबको दिख रहा है। यस या नो? जस्टिस की बातें कर कौन रहा है? बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो रसिया से हमने जस्टिस वाला जो जस्टिस किस किस मामले में? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस का ये जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से लिया है? रसिया से लिया है। ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया है? रसिया से लिया गया है। ठीक है,
फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी एंड रिपब्लिक, ये कहां से लिया था? तो वो फ्रांस से लिया था। जस्टिस, जस्टिस की बात करें, जस्टिस के नाम पे हमें युद्ध याद आता है। युद्ध किसका? रसिया और यूक्रेन का। तो रसिया को अपन यहां से रिलेट कर लेंगे, ठीक है क्या? तो जस्टिस, आइडिया पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस कहां से लिया गया है? रसिया से लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटी, एक था फंडामेंटल राइट, जो कि आर्टिकल नंबर 51 तक था। यस या नो? ठीक है, ठीक है। एक तो आपका था फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल नंबर 51 तक था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1976 में अमेंडमेंट हुआ। जैसा कि हमने बात बात करी थी, प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट हुआ था, एक ही बार हुआ था, इसी टाइम हुआ था। तो अब देखो जरा, तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी, इसको ऐड किया गया आर्टिकल नंबर 51A में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी लास्ट ईयर एसएससी का क्वेश्चन था ये, लास्ट ईयर एसएससी का क्वेश्चन था ये। फंडामेंटल ड्यूटी कहां से लिया गया है? रसिया से लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 51A। पार्ट कौन सा है? पार्ट 4A। पार्ट 4 में तो खैर आपका डीपीएसपी है। आ रही बात समझ में क्या? 36 से 51 डीपीएसपी। बट पार्ट 4A में क्या है? तो फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो किताबों के पीछे 10, देखो पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, बट 86 अमेंडमेंट 2002 में एक और बढ़ा दिया गया। तो अभी जो टोटल फंडामेंटल ड्यूटी है ना, 11 हैं। जो मूल संविधान था उसमें फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था। पहली बार फंडामेंटल ड्यूटी कब डाला गया? 1976 में, 42वें संशोधन में, 42वें 42nd संशोधन में 1976 में क्या किया गया? संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी को इंट्रोड्यूस किया गया। कहां पे इंट्रोड्यूस किया गया? तो आर्टिकल नंबर 51A में इंट्रोड्यूस किया गया। कौन से पार्ट में इंट्रोड्यूस किया गया? पार्ट 4A में इंट्रोड्यूस किया गया। समझ में आ रहा है क्या? जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो कितने फंडामेंटल ड्यूटी थे? 10। जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो कितने फंडामेंटल ड्यूटी थे? 10। बट बाद में 86 अमेंडमेंट में कितने कर दिए गए? 11। 86 अमेंडमेंट 2002 में कितने कर दिए गए? 11। समझ में आ रही क्या बात? ठीक है, लिख लेना सारी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं। इस एक क्लास से आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे ना, सिर्फ आज के सेशन से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है ना, सिर्फ आज के सेशन से। खैर, क्या ये पेज क्लियर है? आगे बढ़ जाएं हम? एक बार बता दो सब लोग, क्या ये पेज क्लियर है? आगे बढ़ जाएं हम? बस एक दो कंट्रीज और बची हैं, टेंशन मत लो। जिंदा हो सब लोग? ठीक, ओके, आगे देखते हैं। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो संविधान में अब तक कितने संशोधन हुए हैं? 106। बट ये संशोधन करने की जो प्रक्रिया थी वो कहां से ली गई है? तो साउथ अफ्रीका से ली गई है। संविधान में अब तक संशोधन, अमेंडमेंट टोटल कितने हुए हैं? 106, 106। बट ये संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो कहां से एडॉप्ट किया गया है? तो साउथ अफ्रीका से एडॉप्ट किया गया है। क्लियर है क्या? साउथ अफ्रीका से एडॉप्ट किया गया है, ठीक। इसके अलावा इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन
ए कहाँ से लिया गया है? तो ए भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। आ रही बात समझ में क्या? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या होगा? ये साउथ अफ्रीका से। इसके अलावा इलेक्शन ऑफ राज्यसभा या फिर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, ये जो पूरा प्रोसीजर है ये कहाँ से लिया गया है? ये भी साउथ अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा में मैक्सिमम कितनी सीटें हैं? तो 250 हो सकती हैं, बट अभी के टाइम पे मैक्स कितने सीटों पे चुनाव होते हैं? तो 245। ठीक है ना। खैर ये सब बातें अपन बाद में करेंगे लोकसभा राज्यसभा के टाइम पे। अभी फिलहाल ये समझो, जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, वो कहाँ से उठाया गया है? दक्षिण अफ्रीका से उठाया गया, साउथ अफ्रीका से उठाया गया। ठीक है, चलिए जर्मनी जापान, दो और कंट्रीज बचे हैं, जर्मनी और जापान। तो देखो जरा, जर्मनी, अगर हम बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी से बहुत इंपॉर्टेंट लॉ एडॉप्ट किया है या फिर पावर एडॉप्ट किया है, दैट इज व्हाट? इमरजेंसी पावर। जर्मनी से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एडॉप्ट किया है, दैट इज इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्तियां। नहीं, आज नेक्स्ट क्लास नहीं है, अगर होता तो फिर नहीं ले रहा होता ना। ठीक है, चिल करो, पढ़ लो, यही पढ़ लो, पढ़ना ही है, कुछ भी पढ़ो। जर्मनी, ठीक है, तो जर्मनी तो जर्मनी की अगर हम बात करें, तो जर्मनी से क्या क्या अडॉप्ट किया गया है? तो इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी पावर्स। ठीक है, कौन कौन सी इमरजेंसी होती है? 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, एक नेशनल इमरजेंसी, एक स्टेट इमरजेंसी और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल नंबर है 352, स्टेट इमरजेंसी का आर्टिकल नंबर है 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल है 360। ठीक है, +4 का गैप है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, 352, 356 एंड 360। तो ये जो इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट है ना, जैसे कि एक बार इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, ठीक है, तो कौन सा इमरजेंसी लगाया था? नेशनल इमरजेंसी लगाया था। नॉर्मली जब युद्ध होता है ना, तब लगती है ये नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी कब लगती है? सॉरी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये जो इमरजेंसी वाला कॉन्सेप्ट है कहाँ से उठाया गया? तो ये जर्मनी से उठाया गया है। याद रहेगा क्या? जल्दी बोलो। इमरजेंसी, ठीक है, देखो आप अगर जब इमरजेंसी पढ़ोगे तो उसमें भी आता है ना ये जस्ट हिंट के लिए ज आता है ना, इमरजेंसी अगर आप हिंदी में लिखो तो ज आता है ना, तो आप वहां से याद कर सकते हो। ठीक है, इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट कहाँ से उठाया गया? तो जर्मनी से। इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट कहाँ से उठाया गया? तो जर्मनी से। डन डन। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन, फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट कहाँ से उठाया गया? पहले ये बताओ, जल्दी बताओ, देखें जाग रहे हो आप लोग। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से उठाया गया है? फंडामेंटल राइट्स कहाँ से उठाया गया है? बोलो। यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक, चलो खैर, तो फंडामेंटल राइट्स भारत के हर नागरिक के लिए होता है, बट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ड्यूरिंग इमरजेंसी राष्ट्रपति चाहे तो क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। समझ में आया क्या? तो ये जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट है, ये कहां से उठाया गया है? जर्मनी से उठाया गया है। तो इमरजेंसी वर्ड बस काफी है ना हमारे लिए, बोलो हाँ या ना। फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन कब होगा? सिर्फ जब इमरजेंसी आएगी, और इमरजेंसी ज और ज से जर्मनी, बोलो हाँ या ना। क्या ये दोनों चीजें याद हो जाएंगी हमें? जल्दी बोलो। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी
मतलब आपातकालीन में मौलिक अधिकारों का निलंबन, एक तो ये, दूसरा क्या यहाँ पे आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर, ये दोनों कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। डन, दोनों कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। ठीक है क्या, चलिए लास्ट बात करते हैं जापान की। जापान से सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लिया गया है, क्या, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, क्या मतलब है इसका, देखो मान लो संसद ने कोई रूल बनाया, कोई लॉ बनाया, ठीक है ना, संसद ने कोई ऐसा, संसद ने कोई कानून बना दिया। अब वो जो कानून है वो संविधान के खिलाफ है, मतलब संविधान में अगर लिखा गया कि सबका वेलफेयर, सबका भलाई उसमें छिपा होना चाहिए, अगर सबकी भलाई उसमें छिपी नहीं है तो ऐसे केस में वो जो कानून बना है उसे रद्द करा जा सकता है। समझ में आया क्या कुछ, देखो ये टिपिकल टर्म्स हैं, समझने की कोशिश करो क्या है, फिर से सुनो। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या है कि संविधान सर्वोच्च होगा, न कि संसद की विधि। मतलब अगर संसद ऐसा कोई कानून बनाता है जो संविधान के खिलाफ, विरोधी या असंवैधानिक है तो वह रद्द हो जाएगा। और भारत ने इसे कहां से अपनाया है, जापान से अपनाया है। समझ में आया क्या, क्लियर हुआ। अगर मान लीजिए आज को कोई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कोई ऐसा लॉ पास कर देती है जो कि असंवैधानिक है, जिसमें लोगों का अहित छिपा हुआ है, तो उस संविधान को रद्द करा दिया जा सकता है, रद्द कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि वो संविधान में जो निहित विचार हैं उसके खिलाफ है। समझ में आया क्या, दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है क्या, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, क्लियर है क्या, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कहां से लिया गया है, जापान से लिया गया है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन, किस पे, कि हमने अलग अलग देशों से क्या क्या उठाया है। समझ में आया क्या, आप इसको रिवाइज करोगे, जो अपन मतलब या तो नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में अभी तक आपने जो भी पढ़ा है सबको आप रिवाइज करोगे, जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें अपन क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है क्या, जो नेक्स्ट क्लास होगा स्पेशली क्वेश्चन होगा प्रियम्बल और सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, तो आप प्रॉपरली रिवाइज करके आओगे, कल हम क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है, बाकी आप और लोगों को भी शेयर कर दो यार, औरों का भी भला हो जाए, क्योंकि आपका भला होगा तभी हमारा भी भला होगा। समझ रहे हो, चलो खैर, चलो ठीक है, गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।